जय हिंद। ईवीएस के चौथे क्लास में आप लोग को स्वागत है। इसमें बात करने वाले हैं लाइकेन, कवक, शैवाल, पीपल, बरगद इत्यादि के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन एक सहजीवी पौधा एक दूसरे को सहायक करने वाला पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीवता का क्या है? परिणाम है। सहजीवता का परिणाम है, ये दोनों के मध्य, कवक और शैवाल के मध्य। तो चलिए बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कवक के बारे में। देखिए, कवक जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से नहीं बना पाता है। इसलिए कवक जो होता है सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक की मुख्य समस्या होता है भोजन। देखिए, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसका रंग हरा नहीं होगा, पहला नंबर, और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये सड़े गले पदार्थ स्थानों पर होता और लकड़ियों में देखते होंगे ऐसे उग जाते, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं शैवाल के बारे में, जो कि तालाबों में पाए जाते हैं। शैवाल हरे रंग के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल क्या किया जाता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन भी बना लेते हैं। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या का आधार क्या है कि कवक और शैवाल के मध्य सहजीवता से, जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। यानी एक दूसरे का क्या है? परिणाम है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और कवक और शैवाल के मध्य सहजीवता से क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंध है। यानी कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है, तो वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ से अगर आपको प्रश्न आएंगे तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि कवक और शैवाल में पूछेगा कि किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आई होप बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते जाइएगा। देखिए, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जो लाइकेन है, जैसा कि डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसको वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो लोगों को पता चल जाता है कि वायुमंडल में SO2 की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिस क्षेत्र में SO2 की मात्रा बढ़ेगी वहाँ लाइकेन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। यह एक सूचक का काम करता है। चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए आगे समझिएगा। ताजमहल जो है वो मथुरा तेल शोधक शाला के निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि SO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा स्टोन कैंसर किसे कहा जाता है? तो SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। जैसे समझिए, ताजमहल के किनारे इसको लगा दिया गया, जैसे आसपास में SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पीपल के बारे में। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। क्या है? विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। O2 क्या करता है? ये 24 घंटे देता है। पीपल को बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि किस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा जाता है? तो पीपल को, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। और इसके देखिए जड़ें दूर तक फैली होती है। जड़ें और तना क्या होती है? दूर तक फैली हुई होती है। तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, याद करते जाइएगा। यहाँ देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछेगा कि बौद्ध वृक्ष किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा पीपल। और ये ऑक्सीजन कब तक देते हैं? 24 घंटे ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं बरगद के बारे में।
बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। ये भी क्या है, विशाल छायादार वृक्ष है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के रूप में माना गया है। बरगद की जड़ें दूर तक फैली हुई होती है। इसका जड़ जो है दूर तक फैली हुई होती है। बरगद के तने से जड़ें लटकती है जो तने को सहारा देने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा किस वृक्ष से जड़ें तने से लटकती है, तो है आपका बरगद वृक्ष। इसके जड़ें जो होती है तने से लटकती है जो उसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपके आसपास भी जो गांव देहात में है बरगद के पेड़ देखे होंगे। तो उससे जड़ें क्या होती है, तने से नीचे की ओर निकलती है। बच्चे लोग यहाँ बहुत आनंद से क्या करते हैं, उसे पकड़ करके झुलुआ भी झूलते हैं। चलिए आगे समझिएगा। जट्रोफा के बारे में समझिएगा। जट्रोफा मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा, कहाँ का पौधा है, ब्राज़ील का। एग्जाम में पूछ सकता है। जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। यही एग्जाम में सीटेट में पूछा था कि बायोडीजल किससे बनाया जाता है, तो जट्रोफा से। जट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो शुष्क या मरुस्थल क्षेत्र है। जहाँ शुष्क या मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ जट्रोफा का खेती किया जा सकता है। भारत में जट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। जट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल बनाने के लिए यहाँ क्या किया जाता है, करंज एवं पोगोमिया का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो कहा जा सकता है बायोडीजल किससे बनाया जा सकता है, तो जट्रोफा से। लेकिन भारत में जट्रोफा के स्थान पर किसका यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए, करंज एक पेड़ है, उसका यूज किया जाता है और पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और इसको किस क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये कहाँ का पौधा है, तो ब्राज़ील का है। चलिए आगे हम समझने वाले हैं यूकेलिप्टस के बारे में। यह भी एक पौधा है। यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। ये कहाँ का वृक्ष है, ऑस्ट्रेलिया का। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, मैं ये खर्च कर देता है, शोषण कर लेता है 40 लीटर पानी को। यूकेलिप्टस को भारत में समाजी वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया है। मैंने भारत में इसको कब लाया गया, 1976 में। किस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामाजिकी वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर पूछेगा कि आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। और ये कहाँ का वृक्ष है, तो ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग समझने वाले हैं। अब देखिएगा क्रोटन के बारे में। क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये पौधा है। क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है, इसकी सूचना क्रोटन दे देता है। क्योंकि क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती है और ये जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। तो यह किसका सूचक है, सिंचाई के लिए। इसका जड़ें ज़्यादा नज़दीक अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर अंदर जड़ चल गया तो वहाँ पानी किसी न किसी रूप से वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन इसका ज़्यादा जड़ अंदर नहीं जा पाता है, जिससे क्या होता है, फसल के साथ इसको भी लगा दिया जाता है। जब पानी कम जाती है तो क्रोटोना वृक्ष भी क्या होता है, क्रोटन वृक्ष भी सूखने लगता है। तो लोगों को पता चल जाता है, किसानों को, कि अब फसल में सिंचाई की ज़रूरत है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। यह प्राकृतिक सूचक का काम करता है, कौन, क्रोटन। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या चीज़ ये करता है। आई होप
अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। चलिए, तो अब हम लोग आगे समझने वाले हैं, उस चीज़ों को आप भी ध्यान से देखिएगा। तो आपसे कुछ प्रश्न अगर पूछेगा कि क्रोटन जो है किसका सूचक है, तो जल का प्राकृतिक सूचक है, ये जल के बारे में बताता है। अब हम समझने वाले हैं सीता अशोक के बारे में, यह भी एक प्रकार के पौधे हैं, समझिएगा। सीता अशोक को शहरी क्षेत्र में सड़कों के किनारे लगाया जाता है। इसको कहाँ लगाया जाता है? शहरी क्षेत्र में सड़कों के किनारे लगाया जाता है, क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तो एग्जाम में पूछेगा कौन से ऐसे पौधे हैं जो भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीता अशोक। ये कहाँ लगाए जाते हैं? तो शहर के क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए, आज तक इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले दिन। तो आप शुरू से लेके ये 4 आपको चौथा क्लास से ही चल रहा है, तो सभी क्लास को आप बारीकी से देखें। चलिए, धन्यवाद।